नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कल तक जो राम के नाम से परहेज कर रहे थे, आज गिरफ्तारी के डर से राम राम कहने लगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। पुराने मंत्री कवासी लखमा जो खुद को हिंदू कहलाने से परहेज करते थे, आज ईडी के यहाँ पूछताछ के लिए जाते वक्त देखिए किस तरह से राम राम कर रहे हैं। राम 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 सबको राम 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 राम। हम हिंदू नहीं है। पूरी तरह ईडी के गिरफ्त में आ चुके कवासी लखमा पुजारी पार्क रायपुर के ईडी के दफ्तर के अंदर थे। बाहर मीडिया के कैमरे इंतजार कर रहे थे। महंगी फोर्ड गाड़ी में आए कवासी लखमा के अंदर कैसे हालात थे, इसे जानने समझने की कोशिश की जा रही थी। कयास लगाए जा रहे थे ईडी अपने स्टाइल में किस तरह से पूछताछ कर रही होगी, और वो सबूत जिनके बारे में कवासी लखमा पहले ही समझ चुके हैं कि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। कभी भी गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना बाहर आएगी। ईडी दफ्तर के बंद दरवाजों को कैमरे लगातार घूर रहे थे। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का नजारा कुछ इस तरह से था। राष्ट्रबोध की टीम भी मौके पर पहुंची। पुजारी पार्क रायपुर के कार्यालय के बाहर लगातार मीडिया के कैमरे खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के वो कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे थे जो अनवर ढेबर के लिए हो हल्ला मचा रहे थे, एजाज ढेबर के लिए यहाँ भीड़ लगा रहे थे। आज मामला कुछ और है। कवासी लखमा को अलग थलग छोड़ दिया गया है। धड़कनें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की बढ़ रही होगी कि जब सबूत सामने आएंगे और आधिकारिक घोषणा होगी कि कवासी लखमा को जेल भेज दिया गया है। कवासी लखमा जो खुद को पहले ही अनपढ़ बता चुके हैं, उन्हें उद्योग और आबकारी जैसे बड़े बड़े विभाग देकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोचा होगा कि वो चुपचाप अपना स्वार्थ साध लेंगे, लेकिन कवासी लखमा के स्वभाव को भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं। यदि उन्होंने कुछ गहरे राज उगल दिए तो परेशानी जरूर भूपेश बघेल के लिए और ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस पर हमारी लगातार निगाह बनी रहेगी। शराब घोटाले में कवासी लखमा के विरुद्ध पक्के सबूत मिलने के बाद भूपेश बघेल की भी हालत खराब हो चुकी है। बात पुरानी सरकार के बाद अब नई सरकार की। हैरानी की बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद लखमा को कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सबसे ईमानदार बता रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि किस तरह से नकली शराब का यह सिंडिकेट कारोबार चला करता था। लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। कैसे शराब दुकानों में 2-2 काउंटर बने थे, कैसे नकली होलोग्राम का उपयोग किया गया था, और किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, ये छत्तीसगढ़ के आम लोग जानते हैं। और इसलिए न तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और ये कांग्रेस की सरकार के रहते हुए ये जांच शुरू हुई थी। जांच प्रक्रिया है, केंद्रीय जांच एजेंसी पर सभी को भरोसा करना चाहिए, और जो तथ्य है वो ईडी को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्ताधारी दल के मुख्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अचानक सैकड़ों की संख्या में बीएड शिक्षकों का समूह बलात् प्रवेश करता है, और उसके बाद अपनी व्यथा सुनाते हुए जिस तरह से रो रो कर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी गई और ये समझाने की कोशिश की गई कि वो सरकारी नौकरी पर पहले से पदस्थ हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें बर्खास्तगी का नोटिस दिया गया और राज्य सरकार उन्हें कहीं भी समायोजित नहीं कर रही है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। संख्या 2897 शिक्षकों की है, यानी करीब 2900 शिक्षकों की ओर से जिस तरह का आंदोलन किया गया और जिस तरह की बातें रखी गई, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि हर हाल में चुनाव जीतने के लिए हमारी सरकारें वैकेंसी तो निकाल देती है और पात्र और अपात्र का भी ख्याल नहीं रखती, और उस वैकेंसी के लिए बजट हो न हो लेकिन माहौल तो बनाया जा सकता है, खासकर युवाओं को साधने के लिए। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जो जो कृत किए हैं उसका नतीजा मौजूदा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। पहले 57,000 शिक्षकों की भर्ती का शिगुफा छोड़ा गया,
और उसके बाद अचानक विधानसभा में बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने फरवरी में स्वीकार किया कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलने के कारण वो 33,000 शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हो सकी और बृजमोहन अग्रवाल भी मंत्री नहीं रहे। कुल मिला के इस तरह की राजनीति से युवाओं को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनकी भावनाओं से जिस तरह से खेला जा रहा है, उन्हें हमारे नेता या सिस्टम में बैठे हुए लोग किसी भी भाषा में बहलाने की कोशिश करें और रिजल्ट न दें तो जाहिर तौर पर आंदोलन सड़कों पर ही नजर आएगा। हम इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति का नया स्वरूप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, उस पर हम गौर करें तो 3 दिसंबर से छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में कांग्रेस की ओर से एक अलग किस्म का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिलते थे वो किसी तरह कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएं। जातियों के नाम पर लोगों को भड़काने का फिर एक बार खेल शुरू होगा। दरअसल कांग्रेस की ओर से 3 जनवरी से जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर यह आंदोलन वो कांग्रेस करने जा रही है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को तो भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन कभी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता रहे जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी खुद को भारत रत्न दे दिया था। इंदिरा गांधी ने भी अपने जीते जी खुद को भारत रत्न दिलवा दिया था, लेकिन भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कभी भी भारत रत्न के लायक नहीं समझा। 1990 में वीपी सिंह की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी, तब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया और कांग्रेस अपने आंदोलन का समापन 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के जिस महू में करने जा रही है, उसे मोदी सरकार ने पहले ही तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े हुए ऐसे ही 4 अन्य स्थलों को मिलाकर कुल 5 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया है। यानी यहाँ होड़ मची हुई है कांग्रेस और भाजपा में कि कौन बाबा साहब अंबेडकर के ज्यादा करीबी है, कौन उनके विचारों और मूल्यों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की कि उन्होंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। उसके बाद दलित और पिछड़े समाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनेक योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन बदले हुए हालात में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कास्ट पॉलिटिक्स में ही उनकी भलाई है। तभी लोकसभा चुनाव के दौरान भरे मन से पत्रकारों से राहुल गांधी उनकी जाति पूछ लिया करते थे। जोर जोर से संसद में भी चिल्ला चिल्ला कर वो कहते थे जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, वही जाति आधारित जनगणना जिसे अंग्रेजों ने 1931 में करवाया था, वही जातिवादी जनगणना जिससे खासकर हिंदू समाज को बांटा जा सके और वोट बैंक की पॉलिटिक्स से हमारे नेता अपना स्वार्थ साध सकें। यदि मैं बात छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष में करूं तो इस आंदोलन का सीधे तौर पर असर बहुजन समाज पार्टी के उस वोट बैंक को होगा जो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद, जहां शुरू में बहुजन समाज पार्टी को करीब 8% के आसपास तक वोट मिल जाते थे, जो फिलहाल सिमट कर 2 से 3% का रह गया है। इसी वोट बैंक पर सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में खास तौर से एक अलग रणनीति अपनाई है। वैसे गहराई से समझना होगा कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स शुरू से कास्ट आधारित रही है। छत्तीसगढ़ का निर्माण होते ही जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा चुनाव 2003 के पहले लगातार वो अलग अलग छोटे छोटे जाति समूह को अपने बंगले में बुलाकर जिस तरह से दावतें दे रहे थे, जिस तरह से समाज प्रमुख को पटाने की कोशिश कर रहे थे, काफी हद तक वो उसमें सफल भी हुए थे। लेकिन तब उस समय उनका यह दुर्भाग्य माना जाए कि कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाने वाले विद्याचरण शुक्ला की उस समय की पार्टी को छत्तीसगढ़ में करीब 7.5% वोट मिले थे और बहुजन समाज पार्टी ने करीब 6% वोट लिए थे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी करीब 2.5% वोट ज्यादा लेकर पहली बार सरकार बना पाई थी, जो कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार कायम भी रही। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार आई तो सरकार बनने के साथ अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई। जाति समूह को यह समझाया गया कि उनके त्योहारों पर हम छुट्टी देकर किस तरह से का भला कर रहे हैं। समाज प्रमुखों का विशेष ख्याल रखा गया। साहू समाज को साधने के लिए तेलंगानी बोर्ड तो बनाया गया, लेकिन सुविधाएं
नहीं दी गई। इसी तरह अलग अलग समाजों के लिए विशेष रूप से घोषणाएं की गई। चुनाव को जीतने के लिए खूब सारी वैकेंसियां भी निकाली गई। CGPSC का दाग तो उस समय की भूपेश बघेल सरकार के ऊपर लग ही चुका था। जब भांडा फूटा तो पता चला कि न केवल 2022-23 में बल्कि उससे पहले 2019 से लेकर 23 तक व्यापम और CGPSC में जो भर्तियां हुई है उनमें धांधली हुई है। इस मामले में फिलहाल CBI जांच चल रही है। उस समय के CGPSC के चेयरमैन और भूपेश बघेल के सचिव रहे टामन सिंह सोनवानी सहित कारोबारी और कई अन्य लोग जेल में हैं। ऐसे माहौल को निर्मित करने वाले भूपेश बघेल ने चुनाव जीतने के लिए खूब सारी वैकेंसियां निकाली थी। अलग अलग जाति समूह को भी साधने की कोशिश की थी। चुनाव जीतने की उस नकली व्यवस्था का भांडा विधानसभा चुनाव के साथ फूट गया। परिणाम जब पलट गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पुरानी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन का परिपालन मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के समय हुआ। सरकार बनने के करीब 3 महीने बाद 2898 पदों की भर्तियां हुई, जो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए थी। पहली से 5वीं तक के यानी वर्ग 3 के शिक्षकों की इस भर्तियों के लिए D.Ed और B.Ed दोनों को ही पात्र माना गया था, लेकिन पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed वालों को अपात्र घोषित कर दिया। तो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी उसी का नजारा भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में देखने को मिल रहा है। आप अपनी स्क्रीन में रोते बिलखते और संघर्ष करते जिन B.Ed शिक्षकों को देख रहे हैं, दरअसल उनकी गलती यह है कि उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी, लेकिन उसके बाद B.Ed शिक्षकों की उन ज्वाइनिंग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, जिसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए NCTE 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया। इस निर्णय के आधार पर D.Ed के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट बिलासपुर में मामला दायर किया था, जिसके बाद अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट बिलासपुर का फैसला आया और B.Ed के अभ्यर्थियों की जगह D.Ed के अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने की बात कही गई। इस निर्णय को लेकर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से याचिका दायर की गई, जिसे 28 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई। ये याचिका फिलहाल लंबित है। इस बीच D.Ed के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट बिलासपुर में अवमानना का केस दायर किया, जिसमें 10 दिसंबर 2024 को हुई सुनवाई के अनुसार 2 सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 14 जनवरी 2025 मुकर्रर की गई। हाई कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने करीब 2900 B.Ed शिक्षकों को उनके पद से हटाने की व्यवस्था की। तो उसके बाद करो या मरो की स्थिति में आए B.Ed के सरकारी शिक्षकों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के तहत उन्होंने बीती 14 दिसंबर को अनुनय रैली निकाली। नौकरी बचाने के लिए B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर से अनुनय रैली निकालकर पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे। इसके बाद धरना स्थल तूता में यह आंदोलन चलता रहा। 27 दिसंबर को तूता के धरना स्थल पर ध्यान आकर्षण के लिए सामूहिक मुंडन जब किया गया तो इसमें महिला सहायक शिक्षकों ने भी अपने बाल कटवाए। इसके बाद 28 दिसंबर को हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया। ध्यान आकर्षण व सरकार को सद्बुद्धि की कामना करते हुए धरना स्थल तूता पर सहायक शिक्षकों ने हवन पूजन का आयोजन किया। इसके बाद अगले दिन यानी 30 दिसंबर को तूता के तालाब में 7 घंटे तक ठंडे पानी में खड़े रहे। इसमें 5 शिक्षकों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद 2025 की पहली तारीख को जो नजारा रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी भाजपा मुख्यालय में देखने को मिला, उसे भी आपको गहराई से देखना चाहिए। साल 40 साल के हो गए हैं, अब क्या तैयारी करेंगे? 10 साल से तो तैयारी करे हैं। तरबूजा ले आवा था, समायोजन मांगा था, अंबिकापुर ले आवा था, समायोजन मांगा था। छत्तीसगढ़ के गुरुजी सबको पार, एक ही नारा एक ही नाम, समायोजन। काम या तो नौकरी या तो मैं घर में अपना परमिशन लेटर के साथ मेरा
जीता जाएगा। यहाँ गहराई से समझना होगा कि पूर्ववर्ती सरकार को अच्छी तरह से पता था कि प्राइमरी स्कूल के लिए जब डीएड वालों की व्यवस्था की गई है तो बीएड वालों को क्यों शामिल किया गया, और अब जब बीएड वालों की नियुक्तियां हो गई है तो ऐसे में ये 2900 शिक्षक कहाँ जाए, जिनमें से कई लोगों ने कई अन्य सरकारी नौकरियां छोड़ दी है। जब उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली तो इसमें उनकी गलती कहाँ है। फिलहाल बीएड के सहायक शिक्षकों के पास कोई कानूनी विकल्प भी नहीं है, सरकार के पास भी सीमित विकल्प है कि उन्हें कहीं ना कहीं समायोजित कर लिया जाए। वैसे जानकारों का मानना है छत्तीसगढ़ में इस वक्त करीब 4000 लैब टेक्नीशियन के पद खाली है, जिसकी न्यूनतम अर्हता 12वीं पास होती है। ऐसे में यदि बीएड के 2900 शिक्षकों को लैब अटेंडेंट के पद पर समायोजित कर लिया जाता है तो उनका भी भला होगा। और राज्य सरकार की मौजूदा समय में जिस तरह से असहज होने वाली स्थिति है, जिस तरह से नीति निर्धारकों के सामने समस्या खड़ी हुई है, तो समस्या का भी समाधान हो सकता है। लेकिन इस मामले में भी गजब की पॉलिटिक्स हो रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से जो गलतियां की गई, उस पर जो आज विषम हालात निर्मित हुए हैं, वहां राजनीतिक बयान देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू आगे आते हैं। बहुत बड़ा विश्वासघात है। बीएड के आज जो शिक्षक हैं उनको निकालने का आदेश जारी कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में आदेश जारी भी हो चुका है। शिक्षकों के बड़े पैमाने पे पद रिक्त हैं, इनको भी कहीं एडजस्ट करना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी न्याय की दिशा में काम करेगी। बीएड के शिक्षकों के साथ साथ डीएड के शिक्षकों की भी भर्ती होगी, नौकरी किसी की नहीं जाए। इस दिशा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। ये सरकार ने लगातार इस दिशा में विचार किया है, प्रयास किया है, और अभी भी सरकार के लेवल पर बहुत चीजें हमने सोची है। मौजूदा दौर की राजनीति में मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज ज्यादा अच्छी क्यों, ज्यादा सफेद क्यों, इसे लेकर जिस तरह से अच्छे कामों की भी तारीफ नहीं होती, आलोचना और आरोपों के साथ जिस तरह का माहौल खड़ा किया जाता है, जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, वह जागरूक नागरिक को समझ जाना चाहिए कि ऐसे नेता स्वार्थी होते हैं जो अच्छे कामों का साथ नहीं देते। बुरे को बुरा बोलना ही चाहिए, लेकिन जहां राष्ट्र और समाज का हित जुड़ा हो तो वहां सारे राजनीतिक दलों को एक स्वर में बोलना चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा हो नहीं रहा है। जातिवाद की जहरीली पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में और ज्यादा व्यापक स्तर में देखने को मिलेगी। इससे जाहिर तौर पर देश और समाज का तो भला नहीं होगा, नुकसान जरूर होगा। ऐसी स्वार्थ की राजनीति के कारण आम आदमी राजनीति से जुड़ने से बचता है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। देश और समाज के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मुलाकात करने वाला हूँ किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।